अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज टॉपिक है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ को दो तरीक़ों से एक्सप्लेन करेंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। नंबर 1, इंट्रोडक्शन के हेडिंग में आप लिखेंगे कि 1813 में एमिलियो एवोगैड्रो ने अपना लॉ पेश किया और इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन है। नंबर 2 स्टेटमेंट का हेडिंग देंगे और इसमें लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैज़ डायरेक्ट रिलेशन टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारे पास गैस का वॉल्यूम जो है उनका डायरेक्ट रिलेशन होगा नंबर ऑफ मोल के साथ। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बैलून है, हॉट एयर बैलून है, जितना आप उसमें एयर ऐड करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऐड करेंगे तो उसको वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ करता चला जाएगा। अगर हम उससे एयर निकालेंगे यानी उससे नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़ करेंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा, उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन आपके पास एक्सटर्नल कंडीशन ये होंगे कि आपको जो है टेम्परेचर ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इनको आप चेंज नहीं करेंगे। और दूसरा जो है प्रेशर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि आपके पास ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल ये है। जिस साइंटिस्ट ने जिस दो के बीच में रिलेशन बनाया हो, जैसे इन्होंने एवोगैड्रो ने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच में रिलेशन है, तो ये दोनों जो है ये आपके पास कांस्टेंट रहेंगे। यानी अगर हम नंबर ऑफ मोल किसी शापर में, बैलून में ऐड करेंगे लेकिन ऊपर से हम प्रेशर भी अगर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा। तो ये हमें ये बता रहा है कि ये दो फैक्टर जो है ये आपको कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, तो तब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? वॉल्यूम हैज़ डायरेक्ट रिलेशन टू द नंबर ऑफ मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, इक्विलिटी लगाते हैं, तो हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं। इस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या जो साइंटिस्ट का नाम हो एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनको कहेंगे। यहाँ पर k फुट कर दिया। अब अगर k को हम यहाँ पर छोड़ लें और n इनके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, दूसरे साइड पर लेकर आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इस फॉर्म में इससे भी हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। और इनको किस तरह डिफाइन करेंगे कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच में जो रेशो होगा ये मुस्तकिल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि k के बराबर एक कांस्टेंट रहेगा ये जब भी आप रेशो निकालेंगे। यानी अगर आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो उसके बदले वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, तो मेन रिजल्ट सेम रहेगा। तो द अबव इक्वेशन शो दैट द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब तक आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर ये बाहर से कांस्टेंट रहेंगे, तो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, उसमें जब दो रिलेशन इनिशियल और फाइनल के बनाते थे, तो बॉयल्स लॉ में हम कहते थे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा ये कांस्टेंट रहेगा। न्यूमेरिकल में जब आपको सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम का जिक्र हो तो आप समझ जाइए कि बॉयल लॉ से सॉल्व होगा। जब आपके पास चार्ल्स लॉ हो यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का जब जिक्र किया हो, V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2, तो आप समझ जाइए कि ये चार्ल्स लॉ इससे जो है सॉल्व होगा। और जब आपके पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच में जो है डेटा मौजूद हो, तो आप समझ जाइए कि आपके पास V1 ओवर N1 V2 ओवर N2, इससे ये सॉल्व होगा। और जब तीनों मौजूद हो यानी आपके पास प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, दो दो दफ़ा इनिशियल फाइनल दिया है, तो आपके पास P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इनको जनरल गैस इक्वेशन के बाद जो है सॉल्व करेंगे, इसको कंबाइन गैस लॉ कहा जाता है। तो फिलहाल ये याद रखें कि जब आपके पास प्रेशर वॉल्यूम का जिक्र हो न्यूमेरिकल में तो वो बॉयल लॉ से सॉल्व होगा। जब वॉल्यूम टेम्परेचर दो दफ़ा मेंशन हो यानी इनिशियल और फाइनल, तो चार्ल्स लॉ, इससे ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर एवोगैड्रो लॉ, इनिशियल और फाइनल जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का जिक्र हो। इसी तरह जब तीनों का जिक्र हो यानी आपको P1 P2 इनिशियल और फाइनल प्रेशर बताया हो, वॉल्यूम बताया हो, तो एक चीज़ इसमें मिसिंग होगा कि या तो सेकंड टेम्परेचर का पूछा होगा, या सेकंड प्रेशर, फाइनल प्रेशर का पूछा होगा, या वॉल्यूम का
तो बाकी फैक्टर जब आपके पास ये तीन चीज़ें यानी मेंशन हो कि प्रेशर का जिक्र हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो फिर जो है आपके पास इससे सॉल्व होगा। तो हम अभी आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 मोल्स गैस जो है वो 10 dm³ उनका वॉल्यूम है, तो अगर आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स 10 कर दे, बढ़ा दे, डबल कर दे, तो आपके पास वॉल्यूम भी तो डबल होगा 20 dm³। तो आप ये इन साइड का रेशो ले ले दोनों साइड का, तो आपके पास एक ही आंसर आएगा 2 dm³ पर मोल, 2 dm³ पर मोल। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल इस पे बना सकते हैं। आप नीचे डिनोमिनेटर में मोल बढ़ाएंगे तो मोल और वॉल्यूम का तो डायरेक्ट रिलेशन है, ऊपर यहाँ पर जितना वॉल्यूम लिया हो जब आप मोल डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल कर दे, तो आपके पास सेम रिज़ल्ट जो है आएगा। तो ये तो था न्यूमेरिकल के मुतालिक। इनके अलावा आपके पास आपको ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल में डायरेक्ट रिलेशन है। जिस तरह चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और नंबर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपके पास इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ में आएगा। इस साइड पर आपने मोल लिए और यहाँ पर वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल आपके पास इंडिपेंडेंट है या ये आपके कंट्रोल में है, और इनके ऊपर फिर वॉल्यूम डिपेंड करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो जो चीज़ याद रखिए हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम चेंज करते हैं, तो उनको एक्स एक्सेस पर, और दूसरा उससे जो इफेक्ट हो रहा है जो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है उनको वाई एक्सेस पर लेंगे। तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाते हैं तो आपके पास वॉल्यूम भी बढ़ता है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल और बढ़ गए तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसी तरह आप जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन इसमें शो कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 एक और तरीके से हम किस तरह इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके अलावा ये याद रखिए कि आपके पास ये 4 फैक्टर हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। जब आपके पास प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और दो गैसेस का जो है वॉल्यूम भी एक जैसा है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी जो है आपके पास एक जैसे होंगे, यानी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक जैसे होंगे। जब ये 3 फैक्टर दो मुख्तलिफ गैसेज है, प्रेशर भी उनका सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स या मालिक्यूल भी सेम होंगे। इनको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट में हमें क्या बता रहे हैं कि द सेम वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस, आपके पास दो मुख्तलिफ गैसेस हैं और उनका वॉल्यूम एक जैसा है। बाहर से उनके ऊपर जो प्रेशर है और जो सराउंड का टेम्परेचर है वो भी सेम है। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स अंदर मौजूद है या जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनकी तादाद भी एक जैसी होगी। मसलन आपके पास हाइड्रोजन और NH3, इन दोनों गैसेस को कंपेयर करते हैं कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जब भी आप 1 dm³ 1 लीटर में यानी आप कैलकुलेट करेंगे मालिक्यूल्स को, तो उनका फार्मूला है एवोगैड्रो नंबर को आप जो है मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, उसमें तो चेंज नहीं आएगा। मोलर वॉल्यूम आपके पास ये भी कांस्टेंट है, यानी मैं यहाँ पर STP पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। STP का मतलब कि आपके पास इस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर है दोनों गैसेस के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस STP पर। तो इसलिए मैं मोलर वॉल्यूम 22.414 पूरी वैल्यू है, हम राउंड ऑफ करके 22.4 dm³ ये लिखते हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मालिक्यूल को जब 1 dm³ में कैलकुलेट करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो ये एवोगैड्रो नंबर और ये मोलर वॉल्यूम 22.4 dm³ पर मोल। ये आपके पास मालिक्यूल्स पर मोल, ये आपके पास जो है ये फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी। तो आप इनको गौर से देखिए कि आपके पास एवोगैड्रो नंबर ये भी कांस्टेंट है, इसमें भी चेंज नहीं आएगा, और मोलर वॉल्यूम जो STP पर मौजूद है इसमें भी चेंज नहीं आएगा। तो आप कोई भी गैस ले लें, NH3 सेकंड है तो NH3 के लिए मैंने फिर से एवोगैड्रो नंबर को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो आपके पास इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बजाय आप ऑक्सीजन ले लें, हीलियम ले लें, नाइट्रोजन ले लें, उनके लिए सबके लिए एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम सेम रहेगा। तो फिलहाल आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर फार्मूला आप भूल जाए तो आप किस तरह ख़ुद जो है मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि आपके पास 1 dm³
का जब भी पार्टिकल मालिकूल हम कैलकुलेट करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ख्वाह कोई भी गैस हो। तो आपके पास इससे आंसर आ रहा है, ये हाइड्रोजन के लिए 2.688 इंटू 10⁻22 मालिकूल्स पर dm³। ये यहाँ पर इतने मालिकूल्स एक मोल में मौजूद हैं। ये मोल जो है इस मोल्स के साथ कैंसिल हुआ। 22.4 dm³ वॉल्यूम एक मोल गैस का होता है, तो मोल मोल कैंसिल, यहाँ पर मालिकूल पर dm³ लिखेंगे। अब इसी फार्मूले से अगर मैं NH3 के लिए कैलकुलेट करूँ तो उसके लिए भी तो एवोगैड्रो नंबर सेम रहेगा, मोलर वॉल्यूम भी सेम रहेगा, तो हमारे पास वही आंसर जो है दोबारा आ रहा है। इसका मतलब कि जब बाहर से टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट है और दोनों का वॉल्यूम भी एक जैसा है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का रिजल्ट भी सेम आ रहा है। इनके अलावा अगर इनका हम मास कैलकुलेट करें तो मास कैसे रहेगा? मास जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ आएगा। यानी अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये आपके पास इनका मोलर मास 2 ग्राम पर मोल है, और NH3 नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे 3 मौजूद है, तो टोटल 17 ग्राम पर मोल ये इनका मास है। तो ये तो डिफरेंट आना चाहिए। मास डिफरेंट भी हो तब भी ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। कैसे? जब भी हम 1 dm³ का मास कैलकुलेट करेंगे किसी गैस का 1 dm³ का, तो उनका फार्मूला होगा कि आप मोलर मास को, यानी उनका जो मालिकुलर मास होगा उनको ग्राम पर मोल में प्रेजेंट कर दे तो मोलर मास कहलाएगा। मोलर मास मीन मास ऑफ 1 मोल। उनको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, यानी मैं इनको जो मास मालूम कर रहा हूँ ये भी आपके पास इस TP पर, यानी आपके पास टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है, दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है, तो हमारे पास इन 1 dm³ का मास जो है मुख्तलिफ होगा। क्यों? हर एक का मोलर मास मुख्तलिफ है। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इनका 2 ग्राम पर मोल ये मोलर मास है, मोलर वॉल्यूम 22.4 dm³ पर मोल। तो जब इससे डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के लिए आंसर हमारे पास मास ऑफ 1 dm³ हाइड्रोजन गैस 1 dm³ उनका मास हमारे पास 0.0893 ग्राम पर dm³ ये आएगा। अब अगर ये हम NH3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर सिर्फ मोलर मास में चेंज आ जाएगा, इससे 17 ग्राम पर मोल, और फिर मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ आ रहा है 0.7589। इसी तरह आप ऑक्सीजन ले ले और कोई गैस ले ले, सबका मास मुख्तलिफ आएगा, क्योंकि हर एक का मोलर मास जो है मुख्तलिफ है, तो मास उसका मुख्तलिफ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक dm³ में मालिक्यूलों की तादाद सेम है लेकिन उनका मास डिफरेंट है। क्यों? इसलिए कि कंक्लूजन में लिखा है कि नंबर ऑफ मालिक्यूल डू नॉट इफेक्टेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ए मालिक्यूल, मास ऑफ मालिक्यूल, नेचर ऑफ मालिक्यूल। आपके पास ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन लीनियर है, और NH3 आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है इनका, ये यहाँ पर लॉन पेयर, और ये 3 जो है इनके पास ये हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये स्ट्रक्चर इनका मुख्तलिफ है, मास इनका 2 ग्राम और इनका 17 ग्राम है, और इनके अलावा ये जो है आपके पास एक पोलर मालिक्यूल है और ये नॉन पोलर मालिक्यूल है, लेकिन ये चीज़ें जो है इसका कोई कंसर्न नहीं है, कोई सरोकार नहीं है नंबर ऑफ़ पार्टिकल के साथ। नंबर ऑफ़ पार्टिकल वही रहेंगे, इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि एक का मास जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो इससे नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो एवोगैड्रो लॉ को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी आपके पास दो मुख्तलिफ गैसेस हो और उनका एक्सटर्नल प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल होंगे वो भी आपके पास जो है कांस्टेंट रहेंगे, उनका नंबर ऑफ़ मोल या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ये कांस्टेंट रहेंगे। मास डिफरेंट होगा लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास सेम रहेंगे। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, पहले आप 1 dm³ दो गैसेस के लिए कैलकुलेट कर दे, उनका नंबर ऑफ़ मालिक्यूल कैलकुलेट कर दे, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, और सेकेंडली फिर आप जो है
दोनों गैसेस के 1 dm³ के लिए मास कैलकुलेट कर दें, मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर मास तो सबका मुख्तलिफ होगा, आप जितने गैसेस भी लेंगे उनका रिज़ल्ट मुख्तलिफ आएगा, जैसे यहाँ पर मास इन दोनों का मुख्तलिफ आया। अब इनके अलावा अगर आप ये भूल जाते हैं कि उनके लिए क्या फार्मूला था या हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं, तो आप इनका बेसिक रिलेशन लिख दें। आप किसी भी गैस के लिए जब कैलकुलेट करेंगे कि इनका क्या रिलेशन है, हम कैसे फार्मूला बनाएं कि 1 dm³ गैस का किस तरह ये फार्मूला बना, तो आप इस तरीके से ये तरीका सीख लें, आपका एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा इस एवोगैड्रो नंबर के अलावा। तो नंबर 1 मैं यहाँ पे ये लेता हूँ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस 2 AMU मालिकुलर मास है। AMU जब मेंशन हो तो इसका मतलब कि एक मालिकूल का जिक्र हो रहा है। अगर इसको मैं चेंज कर दूँ तो यहाँ पे मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूँ, एरो लगा रहा हूँ कि अगर मैं इनको इस तरह लिख दूँ कि 2 ग्राम पर मोल, तो इनका मतलब कि जब जिस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं लोअर क्लासेस में कि जब भी किसी एटम या मालिकूल या फार्मूला यूनिट का मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको मोलर मास कहा जाता है या मोल कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में एवोगैड्रो के वैल्यू इतने पार्टिकल होंगे 6.023 × 10⁻23। तो ये मालिकूल है, तो इनके बराबर में मैं लिखूँगा कि इतने मालिकूल्स इसमें होंगे। अब अगर हमारे पास टेम्परेचर STP है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, तो हमारे पास इनका जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 dm³ इतना वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यानी किसी भी गैस का अगर आप 1 मोल लेंगे और प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो 22.4 dm³ या लीटर जगह ऑक्यूपाई करेगा, इतना जगह घेरेगा। ये किसी भी गैस का 1 मोल आप लेंगे और बाहर से कंडीशन क्या हो 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो 1 मोल गैस का इतना वॉल्यूम होगा 22.4। इसको कहा जाता है मोलर वॉल्यूम जो हमने जिक्र किया था। अब मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह एक dm³ मास किस तरह कैलकुलेट करेंगे या एक dm³ में आप नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारे पास बेसिक रिलेशन। आपको चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल और ये है वॉल्यूम, तो आप इन दोनों को उठा दें और जो आपको मालूम करना हो आप राइट पे लिख दें, जो मालूम हो वो लेफ्ट पे और जो मालूम करना हो वो राइट पे। तो मैं यहाँ पर इस तरह इनको अरेंज कर दूंगा कि 22.414 dm³ ऑफ H2 कंटेन 6.023 × 10⁻23 मालिकूल्स। इसमें इतने मालिकूल्स जो हैं मौजूद है। अब मैं 1 dm³ में कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि उसमें कितने होंगे। तो 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन, मैं इस वैल्यू को 6.023 × 10⁻23 मालिकूल्स जो है इनको इस मोलर वॉल्यूम इनको यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास 22.414 dm³ या 14 अगर ना भी लिखे आंसर सही आएगा, लेकिन पूरी वैल्यू जो है ये है। इनके अलावा आप इसमें इस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहें या ना चाहें, ये आपके पास वही आंसर आएगा। और ये जो आपके पास जो मैंने वैल्यू फार्मूला बनाया था एवोगैड्रो नंबर, तो ये एवोगैड्रो नंबर आया और ये मोलर वॉल्यूम आया आपके पास, तो वही फार्मूला बना। तो अगर आपको फार्मूला याद ना हो तो आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से खुद ही रिलेशन इसका बना दें, बेसिक रिलेशन लिख दें। आपको ऑलरेडी पता है कि 22.4 इसके बराबर है, तो 1 dm³ किसके बराबर होगा, इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 1 dm³ के लिए आंसर आएगा जो हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर ये मौजूद है 2.688 × 10⁻22। इसी तरह आपके साथ कोई भी आपके पास गैस हो, यहाँ पर हमने NH3 का एग्जांपल लिया है, तो NH3 को देखिए, NH3 का एक मालिकूल का मास है 17 AMU। अगर इनको मैं रिप्रेजेंट कर दूँ इस तरह के 17 ग्राम,
तो ये मैं कहूँगा कि ये 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल जो है उसमें एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं 6.023 × 10⁻23 और इनका वॉल्यूम इस टीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अगर ये रूम टेम्परेचर होता 25 डिग्री फिर मैं 24 से डिवाइड करता, वो भी मोलर वॉल्यूम है लेकिन 25 पर, और ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें 22.414, तो इनका भी आप इसी तरह जो है रिलेशन बना सकते हैं। आप अगर हम एक DM³ का मास कैलकुलेट करना चाहें, जैसे मैंने ये फार्मूला कैसे बनाया या कैसे याद रखूँगा, मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, तो आपको ये मोलर वॉल्यूम ये चाहिए और ये मास चाहिए, तो आप इन दोनों को उठा दें और इसके बीच में रिलेशन बना दें। तो मैं यहाँ पर इस तरह लिखूँगा कि 22.414 DM³ ऑफ H2 इक्वल टू 2 ग्राम पर मोल। ये आपके पास जो है 2 ग्राम के बराबर है, क्योंकि जिस तरह हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A और C भी बराबर होगा। तो इसी तरह ये इनके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इनके, तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो आपके पास 22.414 DM³ ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम पर मोल के बराबर है। अब अगर मैं ये कहूँ कि 1 DM³ का मास क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, तो आप जो है ये 2 ग्राम पर मोल डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से 22.414 DM³ पर मोल। तो आपके पास ये मोल मोल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर आंसर जो है ग्राम पर DM³, 1 लीटर 1 DM³ में आपने मास कैलकुलेट कर दी। तो ये आपके पास वही फार्मूला बना जो मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये था हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। इनके बाद इंशाल्लाह जनरल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, PV/nRT, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो वो न्यूमेरिकल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बुक में उनके जो एग्जाम्पल हैं उनको भी रजिस्टर में उनके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लें, तो इससे MCQs भी MDCAT में बनते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में PV/nRT, जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।